इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत पिछले लेक्चर में सेक्शन 5 पढ़ाया जा रहा था। सेक्शन 5, जहां 5 को हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया था। धारा 5 का एक्सप्लेशन बचा है, अर्थात धारा 5 का स्पष्टीकरण बचा है। जहाँ तक धारा 5 के एक्सप्लेशन स्पष्टीकरण की बात है, पहला नियम ये जानना है कि ये जो एक्सप्लेशन है धारा 5 का, ये केवल दीवानी मामलों में अर्थात केवल और केवल सिविल मामलों में लागू होगा। अर्थात धारा 5 का स्पष्टीकरण केवल सिविल मामलों में लागू होगा, क्रिमिनल में नहीं। ये पूछ सकता है। अब जितनी भी धाराएं एविडेंस की केवल सिविल मामलों में लागू होती हैं, कम से कम उन धाराओं को कोरिलेट करके फिर एक बार समझ लेना है। एविडेंस की धारा 23 हो गई, ये भी केवल सिविल मामलों में ही लागू होगी। एविडेंस की धारा 52 हो गई, ये भी केवल सिविल मामलों में ही लागू होगी। एविडेंस की धारा 55 हो गई, ये भी केवल सिविल मामलों में ही लागू होगी। और सीपीसी की धारा एविडेंस की धारा 115, 116 और 117, यानी कि ये टोटल 6 धाराएं ये केवल और केवल आपका सिविल मैटर में लागू होती है। अब आइए एक्सप्लेशन में दिया क्या गया है, स्पष्टीकरण में कहा क्या गया है, ये देखा जाए, तब इसका एक दो उदाहरण देखा जाए। देखिए स्पष्टीकरण क्या कहता है। यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिसे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने से निरर्हित कर दिया गया है, यानी कि रोक दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 5 ये बताती है कि आप फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का साक्ष्य दे सकते हैं, लेकिन धारा 5 का स्पष्टीकरण ये बताता है कि अगर सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी कानून द्वारा किसी तथ्य को साक्ष्य के रूप में पेश करने से रोक दिया गया है, तो ऐसी दशा में वह रोक बरकरार रहेगी, यानी कि वह रोक लागू रहेगी। धारा 5 का सहारा लेकर उस रोक को विफल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सिविल प्रक्रिया संहिता का जो मुख्य है आपका द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी। अब आपको उदाहरण देखना है कि सीपीसी में कुछ ऐसी दशाएं दी गई हैं जहां की जो तथ्य हैं वह रेलेवेंट हैं, सुसंगत हैं, फिर भी उन्हें साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने से रोक दिया गया है, यानी कि आप साक्ष्य के रूप में उन्हें पेश नहीं कर सकते। उदाहरण आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन जो उदाहरण आपको देखने हैं आपका कह सकते हैं कि उदाहरण आपको देखने पड़ते हैं, और जो उदाहरण आपको देखने पड़ते हैं वह देखिए। पहला उदाहरण सामान्य देखिए, तब आपका कुछ आर्डर से बताया जाए। जैसे पहला जो उदाहरण सामान्य है कि मान लीजिए न्यायालय ने किसी पक्षकार को कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा, यानी कि न्यायालय ने किसी पक्षकार को कोई दस्तावेज पेश करने के लिए कहा,
और वह पक्षकार उस दस्तावेज को पेश नहीं किया, तो बाद में अगर वह उस दस्तावेज को पेश करना चाहता है तो न्यायालय भले वह दस्तावेज सुसंगत हो, रेलेवेंट हो, न्यायालय उस दस्तावेज को पेश किए जाने से रोक देगा, यानी कि रोक सकेगा। ये आपका नियम है, भले धारा 5 में एविडेंस के वह रेलेवेंट हो। अर्थात आपका कह सकते हैं, दूसरा उदाहरण देखा जाए, अगर किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन आवश्यक था, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया और बिना रजिस्ट्रेशन के ही पेश करना चाहता है पक्षकार, ऐसी दशा में न्यायालय उस दस्तावेज को स्वीकार करने से इनकार कर देगा। आपका सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, सीपीसी के तहत कहाँ कहाँ दस्तावेजों के पेश किए जाने पर रोक लगा दी गई है, भले वह दस्तावेज रेलेवेंट हो, सुसंगत हो, तो कम से कम कुछ आर्डर याद रखना है। एक तो आदेश 17 में कुछ ऐसे दस्तावेज दिए गए हैं, फिर आपका आदेश 13 में कुछ ऐसे दस्तावेज दिए गए हैं और आदेश 41 में दिए गए हैं, यानी कि कुछ दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। अब आइए लास्ट में आपका धारा 5 का इलस्ट्रेशन बचता है, दृष्टांत बचता है। 2 दृष्टांत दिए गए हैं, आपका 2 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। पहला इलस्ट्रेशन आपका सेक्शन में दी गई बातों पर आधारित है, धारा में दी गई बातों पर आधारित है, जबकि दूसरा दृष्टांत, दूसरा उदाहरण स्पष्टीकरण में दी गई बातों पर आधारित हैं, जो एक्सप्लेनेशन में बातें बताई गई हैं। आइए देखा जाए पहला दृष्टांत। जो पहला दृष्टांत धारा 5 का देखिए क्या कहता है। ख की हत्या कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है, अर्थात ए का ट्रायल किया जाता है कि वह बी की लाठी मारकर हत्या किया है। इस विचारण में फैक्ट इन इशू क्या होंगे, विवादक तथ्य क्या होंगे, तो धारा 5 ये बताती है कि पहला विवादक तथ्य है ए द्वारा बी को लाठी मारना, अर्थात क्या ए ने बी को लाठी मारी। दूसरा ए द्वारा कह सकते हैं कि क्या ए द्वारा मारी गई लाठी से ही बी की मृत्यु हुई, ये भी विवादक तथ्य हैं। तीसरा, क्या ए का इरादा बी की मृत्यु कारित करने का था, यानी कि लाठी मारकर क्या इरादा ए का था कि वह बी की मृत्यु कारित कर दे। ये तीनों चीज़ें आपका फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य मानी जाएंगी। एक्सप्लेनेशन देखा जाए, स्पष्टीकरण पर जो दृष्टांत आधारित हैं वह दृष्टांत बी हैं। देखिए क्या कहता है। एक वादकर्ता अपने साथ वह बंध पत्र जिस पर वह भरोसा करता है न्यायालय में पहली सुनवाई में पेश नहीं करता, तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि सीपीसी ये बताती हैं कि जब आपको मौका दिया गया कि आप अपने पक्ष में दस्तावेज पेश करिए, उस समय आपने पेश नहीं किया, तो बाद में उस दस्तावेज को आपको पेश नहीं करने दिया जाएगा, भले ही धारा 5 के तहत वह डॉक्यूमेंट रेलेवेंट हो, यानी कि सुसंगत हो। भले ही धारा 5 के तहत वह डॉक्यूमेंट रेलेवेंट हो, सुसंगत हो, फिर भी आपका कह सकते हैं कि मौका नहीं दिया जाएगा, कि आप कह सकते हैं
कि उन दस्तावेजों को पेश करिए। इस प्रकार सेक्शन 5 समाप्त होता है। अब आइए धारा 5 के बाद देखा जाए धारा 6 से 55। देखिए धारा 6 से 55 तक पढ़ाने में ही आधा समय निकल जाता है और आधा समय 56 से लेकर 167 तक में लगता है। अर्थात आपका जहाँ तक धाराओं की बात है धारा 6 से लेकर 55 तक पढ़ाने में आधा समय लगता है। आइए फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए। कॉन्सेप्ट धारा 5 से निकालना है। धारा 5 से लेकर और 55 तक देखिए। धारा 5 से 55 तक में तथ्यों की सुसंगत के विषय में प्रावधान है। तथ्यों की सुसंगत के विषय में धारा 5 में ये भी बताया गया है कि या तो फैक्ट इन इशू का साक्ष्य दे सकते हैं, यानी कि आप विवादक तथ्य को साक्ष्य के रूप में पेश कर सकते हैं, या तस्मिन पश्चात यानी कि धारा 5 के बाद जिन तथ्यों को रेलेवेंट घोषित किया गया है अर्थात सुसंगत घोषित किया गया है उनका साक्ष्य दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन पीटी का यहाँ बनता है कि सुसंगत तथ्य कहाँ से कहाँ तक हैं। तो अगर सुसंगत तथ्य पूछे तो 6 से 55 मारिएगा, और सुसंगत तथ्य पूछे और ये पूछे कि सुसंगत तथ्यों के विषय में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है तो 5 से लेकर 55 मारिएगा। क्यों आप रेलेवेंट फैक्ट पूछे तो 6 से 55 मारना है। इसका निष्कर्ष धारा 5 से निकलता है। धारा 5 स्पष्ट बताती है कि इस धारा के बाद यानी कि धारा 6 से लेकर 55 तक में जिन तथ्यों को रेलेवेंट घोषित किया गया है उनका साक्ष्य दिया जा सकता है। ये आपका कह सकते हैं कि धारा 5 स्पष्ट रूप से ये बता देती है। आइए देखा जाए इसको आपका। अब आइए सेक्शन 6। जब भी आप धारा 6 पढ़िए, धारा 6 पर आपका कुछ सामान्य बातें बताई जाए, तब आपका धारा 6 डिटेल में शुरू किया जाए। धारा 6 जब भी पढ़िए आपका खूब क्वेश्चन बनता है। धारा 6 पर आइए देखा जाए। धारा 6 पर पहले सामान्य बातें देखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं और कैसे क्वेश्चन आपको डील करना है, तब हम डिटेल में धारा 6 को पढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन यही बनता है, रेस जेस्टे का सिद्धांत। रेस जेस्टे, रेस जेस्टे रेस जेस्टे का सिद्धांत किस धारा में समाहित है। अगर ये पूछे तो आपका जवाब रहेगा धारा 6। रेस जेस्टे को इंग्लिश देखिए धारा 6 में मुख्य रूप से समाहित हैं। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या धारा 6 में केवल समाहित हैं कि अन्य धाराओं में भी रेस जेस्टे का सिद्धांत समाहित हैं, तो आपका जवाब रहेगा 6 में मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा भी धारा 7 में कुछ अंश मिलता है, धारा 8 में मिलता है, धारा 9 में और धारा 14 में। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बन चुका है, गलत न हो। रेस जेस्टे का सिद्धांत मुख्य रूप से सेक्शन 6 में समाहित हैं, लेकिन और भी धाराएं हैं जहां रेस जेस्टे का सिद्धांत दिया गया है।
रेह जेष्ठे का अर्थ क्या होता है? एक ही समव्यवहार के भाग, एक ही समव्यवहार ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन, एक ही समव्यवहार के भाग, एक ही समव्यवहार के भाग। देखिए यूपी एपीओ और भाग ये में जो क्वेश्चन बना था आपका संबंधित तथ्य तथा कार्य का सिद्धांत, ये बना था संबंधित तथ्य तथा कार्य का सिद्धांत। तो याद रखिएगा हिंदी में ये भी पूछ लिया जाता है कि संबंधित तथ्य तथा कार्य का सिद्धांत एविडेंस के किस धारा में समाहित हैं? तो रेह जेष्ठे को ही संबंधित तथ्य तथा कार्य का सिद्धांत कहा जाता है। फिर आपका पूछा जाता है कि रेह जेष्ठे का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा का अपवाद है? तो ये जो धारा 6 में सिद्धांत दिया गया है ये धारा 60 का एक्सेप्शन है अर्थात अपवाद है। ये क्वेश्चन याद रखना है। फिर आपका बिहार ने तो एकदम आपका कह सकते हैं कि धारा 6 शब्दशः पूछा था, शब्दशः मैं तोड़ूंगा। फिर आपको इंग्लिश विधि में पढ़ना है कि इंग्लिश विधि में क्या नियम है ये पढ़ना है। फिर आपका भारत में पढ़ना है और भारतीय विधि विस्तृत है कि अंग्रेजी विधि विस्तृत है। तो भारतीय विधि विस्तृत है, ऐसा भी क्वेश्चन इस समय आ रहा है। भारतीय विधि विस्तृत है जबकि इंग्लिश विधि इस मामले में सीमित प्रावधान करती है। ये भी सतर्क रहना है। केस भी 3-4 याद रखना है। अभी यूपीजे उत्तराखंड यूपी एपीओ में मलकानी का केस पूछा गया था। मलकानी का केस, RM मलकानी का केस, इसको भी हम बताएंगे। इसके बाद आपका जो पढ़ना है मलकानी के बाद जो केस पढ़ना है बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, सांवल दास वर्सेज बिहार राज्य। कई बार बिहार में आ चुका है सांवल दास, याद रखिएगा इसको बिहार के लिए। सांवल दास वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ये भी हम पढ़ाएंगे आपका। इसके बाद धारा 6 में जो बातें आपको पढ़नी है वह 1-2 और बातें देख लिया जाए। धारा 6 में आपका ये बातें तो पढ़नी ही है। धारा 6 में चयन का सिद्धांत दिया गया है। चयन का सिद्धांत या माला का सिद्धांत, माला का सिद्धांत पूछे कहाँ दिया गया है? तो धारा 6 में देखिए एक आपका उदाहरण से बताया जाएगा, कह सकते हैं उदाहरण को अच्छे से आपको तैयार रखना है तब आपका रेस जेस्टे शुरू किया जाए। ये सभी बातें एक एक करके बताई जाएंगी। कम से कम 5 से 6 केस याद रखिएगा, अभी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले डिटेल में, तब प्री के लिए लास्ट में अलग से कुछ हम बताएंगे। लेकिन आप कंसेप्ट पहले एक आपका कह सकते हैं कि क्लियर करिए चयन का सिद्धांत पर, माला का सिद्धांत पर, श्रृंखला के सिद्धांत पर, तब आपका और रेह जेस्टे शुरू किया जाए। देखिए आपका चयन का सिद्धांत या माला का सिद्धांत क्या होता है, आइए देखा जाए। एक मान लीजिए कि माला या चैन बनाने वाला है, वह धागा लिया, पहले धागा लेता है, धागा को थोड़ा बहुत अभी छोड़े रहता है, बांधता नहीं है। एक एक गुड़िया जो आपका है, एक एक गुड़िया को धागे में पिरोता है
और जब गुरिया का क्रम पूरा हो जाता है तो आपका यहाँ बांध दिया जाता है जहाँ थोड़ा छूटा रहता है, और जब गुरिया का क्रम पूरा हो गया तो उसको एक नाम देते हैं चैन या माला। उसी प्रकार घटनाएं या तथ्य विभिन्न समयों पर और विभिन्न कह सकते हैं कि स्थानों पर या उसी स्थान या उसी समय पर घटित हुए हों और सभी तथ्यों को या सभी बातों को मिला दिया जाए तो ये दर्शित होगा कि ये सभी बातें एक ही समव्यवहार, एक ही घटना का भाग हैं, अर्थात ये बातें अलग अलग घटनाओं का भाग नहीं है। तो जितनी बातें उस घटना से जुड़ी हुई हैं, जो ये दिखाती हैं कि ये सभी तथ्य इसी घटना के भाग हैं, वे रहजेष्टे में आएंगे और उनको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण दूसरा देखिए। मान लीजिए ये एक व्यक्ति हैं, ये पाकिस्तान से भारत में बी को फ़ोन करता है। बी से कहता है कि संसद पर हमला करना है, तुम आदमी और हथियार की व्यवस्था करो। बी इसके लिए सी को नियुक्त करता है। सी बम गोला बारूद की व्यवस्था करता है और सी के निर्देशन में डी को बम विस्फोट के लिए संसद में भेजा जाता है। संसद में बम विस्फोट होता है। तो ये जो एक दूसरे से इनका लिंक है, ये एक ही समव्यवहार के, एक ही घटना के भाग माने जाएंगे और इस घटना को साबित करने के लिए आपका सभी बातें आपस में जो इनका लिंक है वह साक्ष्य में रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। जो आपका पूछा गया था कंपटीशन में, उसको एक उदाहरण देखा जाए। एक औरत है, इसका गला काटा जाता है। जब गला काटा जाता है तो कमरे से बाहर आंगन में निकलती हैं और आंगन में अपनी चाची से कहती हैं, ओ मेरी डियर आंटी, अर्थात ओ मेरी प्यारी चाची, देखो मैंने इस व्यक्ति ने मेरा गला काट दिया है, और फिर मर जाती हैं। तो अब ऐसी दशा में गला काटना और उसका आंगन में आकर अपनी चाची से ये बातें बताना, ये एक ही घटना के अंग माने जाएंगे, एक ही समव्यवहार के अंग माने जाएंगे। यानी कि ये अलग अलग ट्रांजैक्शन न मानकर इन्हें एक ही घटना का अंग माना गया है। अब आइए रहजेष्टे को डिटेल में शुरू किया जाए। जहाँ तक रहजेष्टे की बात है, आइए अब रहजेष्टे को डिटेल में हम शुरू करते हैं। अब एक एक चीज़ों को, जो छोटी छोटी बातें हैं, उसको अच्छे से जानिए। जो ये रहजेष्टे शब्द हैं, पहला ये जानिए कि एक लैटिन शब्द है। यानी कि रहजेष्टे या एक ही समव्यवहार का भाग या तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत, यह एक लैटिन वाक्य है, लैटिन शब्द है, जिसका लैटिन में अगर हम अर्थ देखते हैं तो लैटिन में अर्थ होता है जो काम किया गया। यानी कि जो एक्ट किया गया, जो कार्य किया गया, जो काम किया गया। यानी कि लैटिन में इसका अर्थ होता है जो काम किया गया, ये याद रखिएगा। लेकिन जब इंग्लैंड के न्यायालयों ने इस शब्द की व्याख्या शुरू की तो इंग्लिश विधि के तहत
रेस जेस्टे का अर्थ लगाया गया ऐसे कथन तथा कार्य जो समव्यवहार के साथ हुए हों, यानी कि ऐसे इंग्लिश विधि में बताया जा रहा है ऐसे कथन यानी कि स्टेटमेंट तथा एक्ट यानी कि कार्य, ऐसे कथन तथा कार्य जो ट्रांजैक्शन या समव्यवहार अर्थात घटना के समव्यवहार अर्थात घटना के साथ हुए हों उनको रेस जेस्टे कहा जाता है। जहाँ तक भारत की बात है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेस जेस्टे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस सिद्धांत को सीमित रूप से अपनाया गया है और वह आपका धारा 6 में मुख्य रूप से और कुछ इसके अंश मिलते हैं 7 में, 8 में, 9 में, आपका धारा 14 में। इसके बाद आपको देखना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 देखना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 बताती है कि जो ओरल एविडेंस होगा, जो मौखिक साक्ष्य होगा वह प्रत्यक्ष होगा अर्थात डायरेक्ट होगा, यानी कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। जो मौखिक साक्ष्य होगा, ओरल एविडेंस होगा, उसे प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आँखों से देखने वाली बातें हैं तो जो व्यक्ति अपनी आँखों से देखा है वह आकर साक्ष्य दे। अगर कान से सुनने वाली बातें हैं तो जो व्यक्ति कान से स्वयं अपने सुना है वह व्यक्ति साक्ष्य दे। अगर मने इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है तो जो व्यक्ति स्वयं अपनी इंद्रियों द्वारा बोधगम्य बनाया है उस बात को वह आकर साक्ष्य दे। अर्थात धारा 60 अनुश्रुत साक्ष्य हियर से एविडेंस या श्रुत साक्ष्य या अप्रत्यक्ष साक्ष्य का अपवर्जन करती है, लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 6 यानी कि रेस जेस्टे इसका अपवाद है, अर्थात रेस जेस्टे इस बात का अपवाद है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि रेस जेस्टे अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है। रेस जेस्टे अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है। क्यों हम अपवाद बता रहे हैं इसको अच्छे से जानिए, ये कई बार कंपटीशन में बन चुका है। अनुश्रुत साक्ष्य का नियम ही यही है कि अनुश्रुत साक्ष्य में अनुचित या विसंगत एवं अग्राह्य होता है, अर्थात उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। पहला अपवाद आपको मिलता है धारा 6। आइए अब देखा जाए ट्रांजैक्शन क्या है। जहाँ तक ट्रांजैक्शन शब्द की बात है, अब हमें देखना है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, समव्यवहार क्या होता है। पहले समव्यवहार देखा जाए और तब आपका एक ही समव्यवहार का भाग। देखिए अभी बता दिया जाए, बेयर एक्ट शुरू नहीं हुआ, पहले इसका जानिए अर्थ। बेयर एक्ट अभी बाद में शुरू होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है। एक छोटी छोटी बातों पर गौर करिए। इंटरव्यू, प्री, मेंस तीनों में ये काम करता है। तो आइए देखा जाए ट्रांजैक्शन क्या है, समव्यवहार क्या है। यानी कि पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बना है। देखिए कैसे बना है, एक शब्दों को मथा जाता है।
आपका ट्रांजैक्शन क्या है, संव्यवहार क्या है। जहाँ तक संव्यवहार शब्द की बात है, संव्यवहार शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। पहला क्वेश्चन ये आया कि ट्रांजैक्शन शब्द कहाँ परिभाषित है, तो आपका जवाब रहेगा परिभाषित नहीं है। तो इंटरव्यू में पूछा गया कि संव्यवहार क्या होता है, तो एक लाइन में जवाब दीजिएगा, बंडल ऑफ फैक्ट। बंडल ऑफ फैक्ट का मतलब हुआ तथ्यों का समूह। बंडल ऑफ फैक्ट का मतलब हुआ तथ्यों का समूह। जो तथ्यों का समूह होता है, यही बताइएगा, बंडल ऑफ फैक्ट होता है, उसी को संव्यवहार कहा जाता है। यानी कि जब कई तथ्य आपस में जुड़े रहते हैं, उसी को संव्यवहार कहा जाता है। अर्थात तथ्यों का ऐसा समूह जो एक दूसरे से इस प्रकार संसक्त हैं, इस प्रकार प्रीवी हैं, इस प्रकार संसर्गी हैं, या इस प्रकार संबंधित होते हैं, या इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उन्हें एक विधिक नाम दिया जा सके, उन्हें एक विधिक नाम दिया जा सके। फिर एक बार देखिए, अगर संव्यवहार कोई पूछे कि क्या है, तो आप बताएंगे बंडल ऑफ फैक्ट। अर्थात संव्यवहार का मतलब हुआ तथ्यों का ऐसा समूह जो एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उनके इस प्रकार के जुड़ाव को कोई विधिक नाम दिया जा सके। ये परिभाषा आपका स्टीफेन महोदय ने ही दिया है। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार करने वाले स्टीफेन महोदय ने ही इस परिभाषा को दिया है। तो ट्रांजैक्शन याद रखें, यानी कि भानुमति का पिटारा जिसे आप लोग साधारण भाषा में कहते हैं, वहीं जो भानुमति का पिटारा है, वहीं आपका कह सकते हैं कि बंडल ऑफ फैक्ट हैं। बताया जाएगा उदाहरण और भी। अभी पहले आइए संव्यवहार या रेस जेस्टे को इंग्लिश विधि में देखा जाए। जहाँ तक इंग्लिश विधि या इंग्लैंड के कानून की बात है, इंग्लैंड के न्यायालयों ने रेस जेस्टे के प्रति कभी नैरो तो कभी वाइड दृष्टिकोण अपनाया। यानी कि इंग्लैंड के न्यायालयों ने रेस जेस्टे की व्याख्या कभी व्यापक रूप से की तो कभी संकुचित रूप से की। इसलिए इंग्लैंड में रेस जेस्टे का अर्थ अनिश्चित हो गया। कब न्यायालय किस अर्थ को देखेगा, कौन सा अर्थ निकालेगा, ये क्लियर नहीं है। इसीलिए भारत में धारा 6 में रेस जेस्टे शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले हमें इंग्लैंड के नियम देखने हैं। जब भी इंग्लैंड का नियम पढ़िए, कम से कम 2 केस जरूर यहाँ पढ़िएगा। यानी कि इंग्लिश विधि के तहत जो पहला केस आता है, लीडिंग केस है आर वर्सेज वेडिंगफील्ड। अच्छे से इस केस को याद रखना है, आर वर्सेज वेडिंगफील्ड। आर वर्सेज वेडिंगफील्ड का केस आता है, जो काफ़ी आपका महत्वपूर्ण केस है। इसको अच्छे से तैयार करना है। 1879 का केस है, 1879
19 का केस है और इसमें जस्टिस थे, जज थे काकबर्न। याद रखिए, काकबर्न जस्टिस थे, काकबर्न थे। देखिए आपका यहाँ एक और नियम बनना है, काकबर्न और कहीं है तो तुरंत जोड़ लेना चाहिए। आईपीसी की धारा 84, आईपीसी की धारा 84 में जो आपका लीडिंग केस आता है अनसाउंड माइंड पर्सन पर, चित्त विकृत पर्सन पर, वह मैकनाटन का है। मैकनाटन का है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे टिंडले मुख्य न्यायाधीश थे टिंडले। लेकिन मैकनाटन के बाद में जो एडवोकेट थे, जो वकील थे, जो अधिवक्ता महोदय थे, वह आपका काकबर्न थे। यानी कि मैकनाटन के बाद में अधिवक्ता काकबर्न थे। याद रखिएगा, काकबर्न थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश टिंडले थे। देखिए, जब आदमी की हैसियत बदल जाती है तो स्टेटस बदल जाता है, तो व्यक्ति का आपका सोचने का नज़रिया भी बदल जाता है। जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हैं, छात्र हैं, जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका भी अपना समाज हो जाएगा, आपका भी अपना माने बातों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। वकील थे काकबर्न मैकनाटन के केस में, तो मैकनाटन को बचा लिए, लेकिन जब जज बन गए तो उनका व्यू बदल गया। और देखिए कैसे व्यू बदला, इस केस में हुआ क्या। काफ़ी महत्वपूर्ण केस है ये, अच्छे से इसको देखिएगा। देखिए ये केस अच्छे से देखिए। देखिए इस केस में होता क्या है और कितने व्यू से इस केस को देखना है। 2 व्यू से आपको देखना है इस केस को। देखिए इस केस में होता क्या है, इंग्लिश विद में इस केस में एक औरत रहती है। इस केस में एक औरत है और उसका कमरे में, यानी कि उसका कमरे में गला काटा जाता है। गला काटने वाला वेडिंग फील्ड रहता है, अभियुक्त रहता है। वह औरत कमरे से बाहर आंगन में आती है और आंगन में उसकी चाची रहती हैं, आंटी रहती हैं, और अपनी चाची से कहती हैं कि ओ माय डियर आंटी, ओ मेरी प्यारी चाची, देखो वेडिंग फील्ड ने मेरी क्या दशा कर दी है। अब समस्या ये है कि हो सकता है किताब लिखने वालों ने गलत लिखा हो। जब व्यक्ति मरने के कगार पर हो तो वो मेरी माय डियर आंटी कहेगा कि नहीं, लेकिन किताबों में लिखा गया है इसलिए बताया जा रहा है। अपनी चाची से ये बात बताई और उसके बाद चाची से बात बताने के बाद वह मर गई। वेडिंग फील्ड पर मर्डर का, हत्या का आरोप लगाया गया। न्यायालय में बहस शुरू हुई। न्यायालय में पहला तर्क अभियोजन या प्रोसिक्यूशन ने उठाया कि हजूर कमरे में गला काटा गया था और आंगन में आकर अपनी चाची से वह बात बताई कि वेडिंग फील्ड ने मेरा गला काटा। इसे एक ही घटना का भाग माना जाए, एक ही संव्यवहार का भाग माना जाए। यानी कि कमरे में गला काटना और आंगन में आकर अपनी चाची से ये बात बताना, इसे एक ही घटना का भाग माना जाए। लेकिन काकबर्न ने एक ही घटना का भाग मानने से इनकार कर दिया।
और ये कहा कि जब उसका गला काटा जा रहा था कमरे में, यदि उसी समय वह ये बात कही होती तो हम एक ही समव्यवहार या सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मान लेते। तो जब एक तर्क अभियोजन का विफल हो गया तो ऐसी दशा में अभियोजन ने दूसरा तर्क उठाया, यानी कि जैसे कि आप लोग भी करते हैं, एक तर्क विफल तो दूसरा तर्क उठाते हैं, अधिवक्ता का काम ही है। दूसरा तर्क ये उठाया गया न्यायालय में कि हजूर आप डाइन डिक्लेरेशन मान लीजिए, यानी कि मृत्युकालिक कथन मान लीजिए, यानी कि आप मृत्युकालिक कथन मान लीजिए, डाइन डिक्लेरेशन मान लीजिए, मृत्युकालिक कथन या मृत्युशैया का कथन मान लीजिए। और मृत्युकालिक कथन मानते हुए आप वेडिंग फील्ड को सजा दे दीजिए। फिर जस्टिस काकबर्न ने कहा कि इंग्लैंड में मृत्युकालिक कथन के लिए यह आवश्यक है कि कथनकर्ता जिस समय कथन कर रहा हो मृत्यु की आशंका ही नहीं, उसे मृत्यु की पूर्ण आशंका हो, प्रत्याशंका, आशंका ही नहीं प्रत्याशंका, और वह प्रत्याशंका कैसी हो, पूर्ण, यानी कि जब तक कथन करते समय मृत्यु की पूर्ण आशंका न हो उस कथन को इंग्लैंड में मृत्युकालिक कथन नहीं माना जा सकता। अर्थात इसका मतलब कि काकबर्न ने रेस जेस्टे के प्रति संकुचित दृष्टिकोण अपनाया और वेडिंग फील्ड बाइज्जत बरी हो गया संकुचित दृष्टिकोण अपनाने के कारण। देखिए, जहाँ तक भारत की बात है, ये आपका कह सकते हैं कि कमरे में गला काटा गया, आंगन में चाची से कही, तो ये धारा 6 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आ जाएगा, क्योंकि चाहे कथन वहीं किया गया हो या भिन्न भिन्न स्थानों पर, बस वह घटना से भारत में जुड़ा होना चाहिए। आइए देखा जाए, इंग्लैंड में एक और पैरल विचारधारा भी चल रही थी। वह पैरल जो विचारधारा चल रही थी वह विचारधारा उदारवादी दृष्टिकोण में चल रही थी, यानी कि कुछ न्यायाधीश ऐसे भी थे जो रेस जेस्टे के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाए थे। आइए उदारवादी देखा जाए एक केस। उदारवादी दृष्टिकोण किस केस में अपनाया गया, जस्टिस कौन थे और हुआ क्या था, आपका कह सकते हैं कि एक एक चीज़ें आपको देखनी है। उदारवादी दृष्टिकोण कैसे अपनाया गया, यानी कि हम एक और देखेंगे जिसमें कि इंग्लैंड के न्यायालयों ने रेस जेस्टे के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। वह केस है रटन वर्सेज क्वीन। रटन वर्सेज क्वीन। क्वीन का केस है, 1971 का केस है। 1971 का ये केस है और जस्टिस याद रखिएगा, जज का नाम है विलवरफोर्स। जस्टिस विलवरफोर्स याद रखिए, पूछा जा सकता है। इस केस में जस्टिस विलवरफोर्स ने रेस जेस्टे को इस केस में जस्टिस विलवरफोर्स ने रेस जेस्टे को वैज्ञानिक तरीके से समझाया, वैज्ञानिक तरीके से समझाया तथा आपका रेस जेस्टे के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। देखिए हुआ क्या था इस केस में, हुआ क्या था, ए पति था और बी
पत्नी थी। बी को यानी कि पत्नी घायल अवस्था में थी। घायल अवस्था में उसने पुलिस को फ़ोन किया। घायल अवस्था में पुलिस को फ़ोन किया उसने। केवल अपना नाम और पता बता पाई, तब तक आवाज़ ठप पड़ गई, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। आवाज़ ठप पड़ना मतलब कि अब आवाज़ बोल नहीं पाई। पुलिस उसके घर पर पहुंची, वह मृत पाई गई। औरत घबराई हुई थी। ए पर यानी कि उसके पति पर कह सकते हैं कि बी की गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया गया। अब जस्टिस विल्बरफोर्स ने ये कहा कि अगर हम वेडिंगफील्ड का केस देखें तो ऐसी दशा में ये नियम निकलता है कि जिस समय बी को गोली मारी गई, अगर उसी समय वह पुलिस को फ़ोन करती तब तो रेस जेस्टे माना जाता उसका कथन। लेकिन जस्टिस विल्बरफोर्स ने इस केस में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया, लिबरल दृष्टिकोण अपनाया और ये कहा कि जो ए की पत्नी ने घायल अवस्था में पुलिस को फ़ोन किया, नाम पता बताया, वह घबराई हुई थी, डरी हुई थी, वह रेस जेस्टे में शामिल हैं, अर्थात एक ही समव्यवहार का भाग माना जाएगा। और इस केस में जो रटन बनाम क्वीन का केस है, ये आपका कई धाराओं में आएगा। धारा 7 में भी आएगा। वस्तु स्थिति क्या थी, वास्तविकता क्या थी, हालात क्या थे, परिस्थिति क्या थी। परिस्थिति ये थी कि ए यानी कि बी का पति अपनी पत्नी यानी कि बी से खुश नहीं था और ए किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता था। अन्य स्त्री बना दिया जाए सी से प्रेम करता था और बी अड़ंगा डाल रही थी, तो न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। तो ए ने काम क्या किया कि बी की गोली मारकर हत्या कर दी। वास्तविकता क्या थी, हालात क्या थे? हालात ये थे कि ए सी से प्रेम करता था। ये वस्तु स्थिति या वास्तविकता थी। तो धारा 7 में हालात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि हजूर ये हालात थे, इसलिए ये घटना हुई। अर्थात आपने देखा कि जहाँ तक इंग्लिश विधि की बात है, कभी रेस जेस्टे के प्रति न्यायालयों ने संकुचित दृष्टिकोण अपनाया तो कभी उदारवादी। अतः इंग्लैंड के न्यायालय खुद ही इस सिद्धांत के बारे में निश्चित नहीं है कि इसका क्या स्पष्ट अर्थ हो। इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेस जेस्टे शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया। लेकिन ये सिद्धांत समाहित हैं धारा 6 में मुख्य रूप से, और कुछ अंश पाए जाते हैं 7, 8, 9, 14। धन्यवाद।